अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 15 प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 14 तक लगा रखा है। प्ले लिस्ट बना हुआ दोस्तों, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल आपको इसमें 30 सेट्स दिया गया है, जो कि आज हम लोग 15वां सेट करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और इसके साथ जान लीजिएगा कि काफ़ी सारे प्लेलिस्ट का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए विजिट कीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम काफ़ी करीब है एग्जामिनेशन का। तो चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न को जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने शेयर कर दें दोस्तों लोगों में, जल्दी से एक बार ग्रुप में। देखिए कि आज पहला प्रश्न कहता है कि ISWM का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिएगा, ISWM का अर्थ पूछ रहा है यहाँ पर, यानी कि फुल फॉर्म इसका पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर, कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसका अर्थ होता है ISWM का। इसका हिंदी में मतलब हो गया कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। ये एक व्यापक अपशिष्ट रोकथाम, पुनर्चक्रण, खाद बनाने वाला और निपटान कार्यक्रम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर के, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ एक और प्रश्न हम लोग कवर करेंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कि कब मनाया जाता है, कौन से दिन। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न कह देगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये भी लोग आप लोग जान लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे अधिक ऊंचाई यानी कि समुद्र तल से 4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि समुद्र तल से जो कह रहा है 4411 मीटर, सबसे अधिक ऊंचाई पर एयरपोर्ट पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है, ठीक है। 3 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट, ठीक है। डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट है जो कि सबसे ऊंचाई आपको एयरपोर्ट है, ठीक है। यह जो है कि आपको सिचुआन प्रांत में स्थित है इसको, ये एयरपोर्ट, ठीक है, सिचुआन प्रांत में है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ से 4 नंबर, यहाँ से प्रश्न कहता है कि वन्य जीव यानी कि संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। ध्यान देंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपको 1972 में ये आया था, इसके अधीन हम लोग कौन से जीव का संरक्षण किया जाता है। इसमें 4 का ऑप्शन नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 हो जाएगा शाही, ठीक है। एक शाही जानवर है, जीव है, जो कि इसी के संरक्षण के लिए आपको बनाया गया था। तो 4 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है क्या। ध्यान दीजिएगा, इंडिया अर्थात जो भारत आपको है तो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि राज्यों का संघ वहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ से 6 नंबर कहता है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। अगर जो मिट्टी का जो कटाव होता है उसको रोकथाम करने के लिए बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगाने को हम लोग को उसको क्या कहते हैं। तो उसको 6 का देखिएगा, 4 में चले जाइए, वनीकरण उसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, वनीकरण कहते हैं, वृक्षारोपण, ठीक है। वृक्षहीन क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को वनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं है। अशोक क्या पूछ रहा है कि साम्राज्य जो था उसका जो फैलाव था, जहाँ जहाँ उन्होंने मतलब शासन किया, तो उसके भाग में आपको नहीं आता है कौन सा। ध्यान देंगे तो 7 का देखिएगा, यह मद्रास हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही हो जाएगा। अदरवाइज कश्मीर, तक्षशिला, कन्नौज, ये सब पे आप उसका अधिकार क्षेत्र में शामिल था साम्राज्य में, ठीक है, लेकिन मद्रास नहीं था। 8 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई। ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई कौन सी लड़ाई में। 8 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ट्रेफल्गर का युद्ध है, ठीक है। ट्रेफल्गर का युद्ध जो हुआ था, ट्रेफल्गर की लड़ाई, उसी में जो है कि
नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। 8 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर पूछ देगा दोस्तों कि ट्रेफल्गर की जो लड़ाई हुई थी आपको ये कब हुई थी, तो 1805 याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ट्रेफल्गर का युद्ध कब हुआ था, 1805 में। 21 अक्टूबर छोटा डेट भी है, 21 अक्टूबर, अगर इसको छोटा डेट भी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो 1805 ये बड़ा डेट जरूरी याद करना इसका, ठीक है। ये आपको लड़ाया गया था, ठीक है, ट्रेफल्गर का युद्ध है। ये आपको ब्रिटिश नौसेना और फ्रांसीसी के बीच, ये आपको के बीच लड़ा गया था। और स्पेन की भी मिली जुली इसमें थी, स्पेन भी था साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है 9 नंबर के जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग। काफ़ी इजी प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी, इंग्लिश में भी याद रखेंगे आप लोग, डेमोग्राफी। जनसांख्यिकी तो हिंदी हो गया, डेमोग्राफी भी याद रखेंगे साथ में। अगला प्रश्न कहता है कि जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। 10 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में ये पाया गया है। कहाँ, छत्तीसगढ़ में, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है। ध्यान देंगे, 11 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत के बॉर्डर रोड यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनकी BRO का फुल फॉर्म होता है। यह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है, तो ये लद्दाख में है, ठीक है। कहाँ है, लद्दाख। अगला प्रश्न कहता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ यहाँ पर संदेश दिया हुआ है, इसको देखना है कि क्या सही इसमें क्या गलत है। तो 12 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं। राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। किसी भी सदन का सदस्य होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद सदस्य नहीं होता है, देखिएगा, संसद सदस्य यानी कि नहीं होता है, यह वाला आपको सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से 12 का आपको सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। कितने अनुच्छेद के अंतर्गत भी, अनुच्छेद भी याद रखिएगा, तो 66, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, ये किस पर आपको आधारित था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन पर आधारित था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। राजीव गांधी विमानपत्तन यानी कि पत्तन का मतलब क्या होता है, पोर्ट यानी कि बंदरगाह, इसे भी जान लें आप लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है पूछ रहा है, राजीव गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बोल रहा है, ये आपको एयरपोर्ट के बारे में बोल रहा है, बंदरगाह नहीं, ठीक है, सिर्फ पत्तन रहता तब हो जाता, ठीक है। तो 14 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी। 1914 में जो भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना हुई थी बर्लिन में, वो किसने किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा, चंपाकरमन पिल्लै, ठीक है, चंपाकरमन पिल्लै ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कौन सा देश 2024 में G20 की मेजबानी करेगा। 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 हो जाएगा आपको, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील करेगा। 16 का ऑप्शन नंबर 4। और 2000 इसके बाद आपको 2025 का अगर पूछ देगा कि 2025, ठीक है, 2025 का आपको G20 का सम्मेलन कौन करेगा, तो 2025 वाला भी जान लें आप लोग, साउथ अफ्रीका करेगा। कौन करेगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इसे भी याद रखना है, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, 17 का 2 होगा, विदेश निवेश, ठीक है, विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जब सूर्य खालिस्तान के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब सूर्य किसके ऊपर होता है, ध्रुव, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा, जबकि उस कंडीशन में आपको संपूर्ण पृथ्वी पर जो है कि दिन और रात जो है कि समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर पर जब आपको सूर्य ठीक सीध में अगर आ जाता है तो उस दिन जो है कि संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं।
18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और डेट अगर पूछ देगा देखिएगा तो इस पर डेट भी पूछा जाता है कि कब होता है ये। तो 21 मार्च याद रखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च, और 23 सितंबर दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, 23 सितंबर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग 21 मार्च और 23 सितंबर पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो 19 का 4 हो जाएगा, ये बलिया में किया गया था। कहाँ? बलिया, यूपी में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता या लोच कैसी या कितनी होती है? तो ध्यान देंगे 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, ऋणात्मक होती है ये। कैसे होती है? ऋणात्मक। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, सागासो यानी कि सारगैसो इसको कहा जाता है, समुद्र की जो है किस महासागर में स्थित है? तो 21 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर एक आपको मछली पकड़ने का बहुत बड़ा केंद्र है, डॉवर बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में ये आपको पाया जाता है, सारगासो सागर। ये जो है कि इसके आसपास जो कि घास तैरती रहती है बहुत सारा, ठीक ना, उसी को हम लोग सारगासो सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ से कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश जो होते हैं उसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 23 नंबर यहाँ से कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में, ये किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है आपके, ये आपको किसके बीच हुआ था 1932 में? तो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही उत्तर होगा। 24 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जापान जो है कि किसके साथ लड़ा था, यानी कि किसके साइड से आपको सपोर्ट किया था? तो 24 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देंगे, हम देखेंगे हम लोग डायरेक्ट यहाँ से देखिएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, यानी कि यूके के साथ, यानी कि ब्रिटेन के साथ लड़ा था, ये जर्मनी के खिलाफ खड़ा हुआ था ये जापान, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था ये भी जान लीजिए, 1914 से 1918, ठीक है, 1914 से 1918 तक चला था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ध्यान देंगे, योजना आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1950, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ध्यान दीजिएगा, छोटा डेट भी पूछता है इसका, तो 15 मार्च याद रखिएगा, 15 मार्च 1950, ठीक है। लेकिन ये आपको जा करके योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कब से कर दिया गया, ये भी पूछता है प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो छोटा डेट के साथ याद रखिएगा 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से आपको ये नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, NITI। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है कि राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? ध्यान दीजिएगा कि राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द जो आपको शब्द पैदा हुआ निकला, तो इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बराक ओबामा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान में रखिएगा, BBI लगा लीजिए, ठीक है। किसने ये शब्द दिया? तो बराक ओबामा। 26 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों की परिवर्तित करती है, रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, कौन सी है? रेडियो तरंग को, तो इजी प्रश्न है ये आपको, देखिएगा आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर जो है कि आपको ये परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ध्यान दीजिएगा इसके साथ साथ क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जितनी भी मौसमी घटनाएं जो घटती हैं, ये सारा कुछ जो होता है आपको, आंधी तूफान, बिजली गरज, जो भी होता है सब, वर्षा, सब जो है कि क्षोभ मंडल में ये घटना घटती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एरोप्लेन जो उड़ता है समताप मंडल में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे बाहर का जो मंडल है बाह्य मंडल है, एक्सोस्फीयर, इसको भी नाम याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संसद। क्या हो जाएगा? संसद यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है तो संसद। 29 नंबर प्रश्न है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी पूछ रहा है कि कौन सी थी। तो यहाँ पर देखिएगा महाजनपद का
पूछता है तो टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और इसकी जानकारी जो हम लोग को प्राप्त होती है तो बौद्ध धर्म में, आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप लोगों को। तो कुरु जनपद के महाजनपद की राजधानी पूछा जा रहा है यहाँ से। तो 29 का देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कुरु, यानी कि इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का ये पुराना नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, इंद्रप्रस्थ जो है कि दिल्ली का पुराना नाम था और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है? मुहर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही हो जाएगा। मुहर यानी कि सील्स है। जो मुहर जो होता था ना, ये जो है कि खुदाई के दौरान जो मुहर मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान मुहर जो मिला है, मुहर अवशेष, उसी से है कि अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को ये निर्दिष्ट करता है, मुहर जो होता है, सील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं पूछा जा रहा है यहाँ से। 31 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पुराण। ठीक है, पुराण यहाँ से सही होगा। पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? 18 याद रखिएगा। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांग कितनी है संख्या? 6 है। सभी याद रखना है आप लोगों को। बिहार का सीतामढ़ी, जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। BBI लगा लेंगे कि बिहार का जो सीतामढ़ी है, जिसे सीता जी की जन्मस्थली, यानी कि सीता जी का जन्म का हुआ था, सीतामढ़ी में हुआ था, इसी नाम से ये विख्यात है और बिहार का ये जगह। और यह जो है कि आपको यहाँ पर कौन सा मेला आयोजित होता है सीतामढ़ी में? ध्यान दीजिएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विवाह पंचमी मेला। ठीक है, याद रखिएगा, विवाह पंचमी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे हम लोग, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? कौन सा भारतीय राजा था जिसने सिकंदर का विरोध किया था, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था? तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पोरस सिकंदर। जो पोरस जो था है, पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को याद आता होगा। तो 33 का राइट आंसर जो है, तो सिकंदर जो है, सिकंदर को पंजाब का शासक था एक पोरस, उसी के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडे स्पीच क्या है, ये जो सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था उसको हाइडे स्पीच के युद्ध से भी नाम से जाना जाता है, या झेलम यानी कि वितेस्ता, झेलम नदी के तट पर लड़ाया गया था ये, तो उसी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है कौन सी नदी? कावेरी, वलगई, बराक या गोदावरी? 34 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बराक। ठीक है, बराक जो है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी नहीं है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बराक नदी जो है कि दक्षिण असम की प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, सुरमा मेघना नदी तंत्र का एक ये भाग है। यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है ये बराक। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? ध्यान देंगे, बिहार राज्य में जो ऑपरेशन टोडरमल कौन से काम के लिए चलाया गया था? 35 का देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी कंपनी है, कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? वह कौन सी कंपनी जो साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जेप्टो कंपनी। कौन सा है? जेप्टो कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रसिद्ध पूछ रहा है कुषाण का शासक कौन सा था इनमें से? तो 37 का आपको राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक पूछ देगा दोस्तों, याद रखिएगा कुजुल कटफिशियस था, इसका नाम क्या था? कुजुल कटफिशियस। लेकिन इसका जो पूछ रहा है कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक यानी कि सबसे प्रसिद्ध शासक पूछ रहा है, तो कनिष्क था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, कनिष्क। और शक संवत की शुरुआत जो की थी कनिष्क नहीं की थी, 78 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा, 78 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है शक संवत की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम लड़ाई पूछ रहा है। 1526 में किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। और ध्यान दीजिएगा, सिकंदर लोदी जो था ना, ये 1504 ईस्वी में
1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। कहीं कहीं पर 1506 भी दे देता है, लेकिन एक्चुअल 1504 आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में आपको पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। दूसरा युद्ध पानीपत का 1556 में, और तीसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का 1761 ईस्वी में। सभी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ध्यान दीजिएगा, गदर पार्टी की स्थापना पूछ रहा है कब और कहाँ हुई थी। तो 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अमेरिका में कहाँ, सैन फ्रांसिस्को, जगह भी याद रखेंगे। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को 1913 में। किसने किया था, लाला हरदयाल और काशीराम का भी नाम आता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे लाला हरदयाल याद रखिएगा नाम, ठीक है। लाला हरदयाल और काशीराम भी का भी नाम आता है, दोनों याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से 879.4 मीटर, ठीक है। 879.4 मीटर, यानी कि बिहार की ये सबसे ऊंची पहाड़ी है, ये पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक ना। ये जो है कि आपको 879.4 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। लघु उद्योग जो था जितने भी थे उसको प्रोत्साहन देना ही आपको मतलब इसका ये मंशा था, मतलब गांधी जी का, कि विदेशी सामानों का बहिष्कार आंदोलन का उद्देश्य यही था। जो विदेशी सामान जितने भी थे उसका जो बहिष्कार किया जाने लगा, इसका उद्देश्य यही था कि लघु उद्योगों का प्रोत्साहन देना अपने भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट विंग, ठीक है, उग्रवादी दल जो होते थे उससे संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के, ठीक है। तो 42 का आपको राइट आंसर, 42 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से, अरबिंदो घोष, ठीक है। क्या हो जाएगा, अरबिंदो घोष। अगला प्रश्न कहता है कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 43 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 में चले जाइए, MK गांधी, ठीक है। MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, यानी कि प्रतिनिधित्व किया था। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि पहला भारतीय, और इसके साथ साथ देखिएगा इसमें और भी एक पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन देखिएगा, पहला आपको कब हुआ था, गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, डेट भी पूछा जाता है। दूसरा 31 में हुआ था, तीसरा 32 में हुआ था, तीनों याद रखेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। 44 का 1 हो जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1937 को। कब, 1 अप्रैल 1937 हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1860-62 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये VVI लगा लेंगे कि बिहार में जो है कि रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था। तो पहली बार भारत में ट्रेन कब चली थी, याद रखिएगा छोटे डेट के साथ, 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853, ठीक है। ये चली थी मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर। सभी पॉइंट याद रखिएगा, ये नोट कीजिएगा आप लोग। 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से थाने के बीच और 34 किलोमीटर चलाई गई थी पहली रेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बिहार में प्रथम रेल मार्ग कब चला, तो 1860-62 में चला था। रेल का जो निर्माण चला नहीं, मतलब रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, ठीक है, 1860-62 के बीच, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ से ध्यान देंगे कि मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2023 का जो मिस वर्ल्ड का जो इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है, आपको कौन से शहर में किया जाएगा। तो 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा, कश्मीर में। कहाँ, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि काकोला जलप्रपात जो है आपको वाटरफॉल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है, जो बिहार से होंगे वो लोग तो ऑब्वियसली जानते होंगे, और आजू बाजू वाले भी जो भी आपको स्टेट से होंगे वो भी लोग जानते होंगे। काकोला जलप्रपात कहाँ है, तो यहाँ पर बिहार में है। बिहार में कहाँ है ये भी अगर पूछ देगा अगर तो क्वेश्चन, तो बिहार के नवादा जिला में पड़ता है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा, ठीक है। नवादा ज़िले में अगर पूछ देगा ये काकोला जलप्रपात कौन सी नदी पर ये मतलब है, तो ये भी ये टोंस नदी याद रखिएगा, ठीक है, टोंस, ठीक है, टोंस नदी, इसको याद रखिएगा आप लोग। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, कहाँ किया गया है। काफ़ी इजी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। 48 का देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मुशहरी, मुजफ्फरपुर के मुशहरी में। कहाँ? मुजफ्फरपुर के मुशहरी में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। कौन सी देशांतर रेखा है जो कि भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। 49 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ई लिखा है ना, यानी कि ईस्ट, ठीक है, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखिएगा। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है टोटल, ध्यान दीजिएगा, भारत का मानक समय, तो ये जाकर के आपको टोटल ये 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और भारत का जो मानक समय है जो ये आपको भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तो हो गया। इसके साथ एक और पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग कि 5 राज्य से होकर गुजरती है, और कौन कौन सा राज्य है देखिएगा, इसका एक ट्रिक है, लिख लीजिए आप लोग, उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर उड़ा, यानी कि उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आंध्रा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, माही से मध्य प्रदेश, माही छतरी लेकर उड़ा यानी कि छतरी से हो जाए छत्तीसगढ़, उड़ा यानी कि उड़ीसा, ठीक है, 5 राज्य हो जाएंगे। ये ट्रिक मैंने बताया है, आप लोग अगर ध्यान से सुनिएगा तो उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको ये कहाँ से होकर गुजरता है भारतीय मानक समय, ये भी याद रखिए, तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरती है होकर के, इसे भी याद रखेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है। 2023 का फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है कौन सा देश जीता है। 50 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्पेन जीता है। किसने? स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन जीता है इंग्लैंड को हरा करके। किसको? उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड, इसे भी याद रखिएगा, स्पेन, ठीक है, जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सामान्य विज्ञान हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से, गणित और रीजनिंग के लिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पूछ रहा है कि कौन से टेम्परेचर पर उसका अंश जो है कि आपको इक्वल होता है, समान होता है, तो -40 डिग्री पर होता है, ठीक है। 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, -40 डिग्री। इसका ध्यान दीजिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिएगा, तो आप लोग इसको मतलब सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। C-0, ठीक है, C-0 और बटा में हो जाएगा 100, क्योंकि इसको 100 बराबर भाग में बांटा जाता है, = F-32, का कि इसका हिमांक बिंदु 32 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट, और इसका भी हो जाएगा ये 180, ठीक है, इसको 180 बराबर भाग में बांटा जाता है, उतना ही नीचे लिखा जाता है, ठीक है। इसका क्वथनांक बिंदु होता है फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 में से 32 घटाइएगा तो 180 बचेगा, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा, इस पर पुट करके निकालिएगा, -40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, कोई भी आपको मान दे देगा, आपको तुरंत बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंगों में नहीं दिखता है। वह कौन सा गुण है जो कि प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। 52 का यहाँ से सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ध्रुवन। प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकाश का ध्रुवन जो है कि वो ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन किसको किस में आपको कन्वर्ट करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, ठीक है। माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि को धारा यानी कि विद्युत धारा में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सिग्नल के तरंग के रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो 54 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 4 हो जाएगा दोस्तों, स्वर मापी यानी कि सोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। कौन सी आवृत्ति सीमा में होती है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति? तो 55 का यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज। जो मनुष्य जो होते हैं, जैसे हम लोग जो मनुष्य हैं, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के जो आपको बीच का जो ध्वनि होता है ना, वो उसको हम लोग महसूस करते हैं, मतलब कि सुनते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से अगर कम रहा, ठीक है, अगर कम रहा तो वो उसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, और ये 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर भी है अगर, तो वो भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो आपको तरंग जो होती है, वेव जो होता है, उसको कुछ जानवर हैं जो कि महसूस करते हैं, मतलब सुनते हैं। जैसे कि हो जाएगा आपको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब सुन सकते हैं ये लोग, ठीक है।
लेकिन हम लोग मनुष्य उसकी उस कान को नहीं सुन सकता है। ठीक है, हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच को सुनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर, अब बढ़ते हुए मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, बोल रहा है करने के लिए, तो 4 हो जाएगा दोस्तों कि एक्स किरण, फिर उसके बाद अवरक्त, फिर दृश्य, फिर सूक्ष्म तरंग। इस तरह से आपको 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है। पदार्थ की जो तरंग है आपको वो किस प्रकार की होती है, तो 57 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दे ब्रॉगली तरंग। ठीक है, दे ब्रॉगली तरंगें होती हैं प्रकाश की, पदार्थ की तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा, तो 58 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है। ध्यान दीजिएगा, जलने में इनमें से पूछ रहा है कौन सहायक है, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, 59 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अगर जलने में कोई चीज़ को सहायता प्रदान करता है तो ऑक्सीजन आपको ज़रूरी है, ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तभी कोई चीज़ जलता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ को आप लोग नहीं जला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक और पॉइंट, नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78.909% जो आता है आपको, तो नाइट्रोजन जो है, अगर नाइट्रोजन अगर नहीं रहेगा वायुमंडल में तो आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, नहीं काबू पा सकते हैं, तो नाइट्रोजन ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऑक्सीजन जलाने के लिए आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स गैस क्या है। ध्यान दीजिएगा, मार्स गैस जो है ये क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन या इथेन। ऑप्शन नंबर देखिएगा 60 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। मार्स गैस जो होता है मीथेन होता है, मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कहता है 61 नंबर की बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है। अमोनियम सल्फेट में मौजूद जो नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है वो कितना होता है। 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 27% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान की सहायता के लिए, ध्यान दीजिएगा, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, Ti यानी कि Tl है। ठीक है, थोलियम यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये जो 2 है Tl नहीं है, Ti है। ठीक है ना, Ti थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। Ti यानी कि आपको ये हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम मिश्र धातु जो है कि आपको उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में इस धातु का जो है कि यूज़ किया जाता है, टाइटेनियम का। टाइटेनियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं रणनीतिक धातु के नाम से। ठीक ना, रणनीतिक, इसको भी याद रखिएगा, टाइटेनियम को हम लोग रणनीतिक धातु के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, यानी कि कलरलेस हो जाएगा पीतल। ठीक है, तो किसकी अगर उपस्थिति में रहेगा, मौजूदगी में, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर संपर्क में रहेगा निरंतर तो ये आपको कलरलेस हो जाता है पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है, यहाँ ध्यान रखिएगा, पिताजी एक ट्रिक है, याद रखिएगा, आप लोग हमेशा याद रहेगा, पिताजी, पीतल यानी कि पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता यानी कि जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 65 नंबर प्रश्न कहता है कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है। ठीक है, PM क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 65 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2.5। कितना होता है, 2.5 कण जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं। पारिस्थितिकी प्रणाली में 66 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पादप यानी कि प्लांटी। ठीक है, प्लांटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। ठीक है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को हम लोग क्या कहते हैं, तो 67 का 1 हो जाएगा, निक्षालक कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहते हैं, निक्षालक। अगला प्रश्न कहता है ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी
थी? ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जोसेफ फ्यूरियर। ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी? किसने दिया था ग्रीन हाउस गैस का अवधारणा? तो जोसेफ फ्यूरियर ने दिया था। किसने? जोसेफ फ्यूरियर ने दिया था 1827 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है, यानी कि छाना जाता है प्रदूषित वातावरण में? तो 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, छींकने। ठीक है, 69 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, छींकने को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर 70 नंबर के तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तालाब और कुआं में 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गैम्बूसिया फिश। ठीक है, गैम्बूसिया फिश डालने से जो है कि है मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, सब खा जाती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ध्यान दीजिएगा, तो उसको क्या नाम दिया है? तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उसको द्रव्य नाम दिया गया है, यानी कि मैटर बोला जाता है उसको, द्रव्य। ठीक है, मैटर क्या है? इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है, जो पदार्थ से को बना हुआ है, उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है, यानी कि मैटर नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह, या भोर का तारा या सांझ का तारा? ठीक है, इस सभी लोग आप जानते हैं आप लोग। तो 72 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शुक्र ग्रह। ध्यान दीजिएगा, बुध और शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये भी साथ में पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सा ऐसे उपग्रह हैं जिनकी कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, इसको दोनों को याद रखना है आप लोग। भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है, सभी ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह, लाल रंग का ग्रह मार्स, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसको देखिएगा, दिमाग लगाइएगा आप लोग। 73 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर गर्म ग्रह भी आपको शुक्र को ही कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या है? सबसे लंबी हड्डी है कौन सी है? 74 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 3 हो जाएगा, उर्वस्थी। सबसे लंबी हड्डी जो होती है ना, वो जांग की हड्डी होती है, उसको हम लोग फीमर भी कहते हैं। ठीक है ना, फीमर याद रखिएगा आप लोग। फीमर जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है आपको फीमर, उसको उर्वस्थी भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न कहता है 75 नंबर प्रश्न और सेट का अंतिम प्रश्न है कि कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ठीक है, वह निम्नलिखित में से किसी प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरक। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 75 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोडांतरण से मशीन तक, कोडांतरण से मशीन तक। तो दोस्तों ये सेट ये ख़त्म हुआ। और दोस्तों आई होप कि ये सेशन भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।